इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम करने वाले हैं जेपीएससी पेपर 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं। पहला है, नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी को किस नाम से जाना जाता है? तो मानकी को भूइंहर के नाम से जाना जाता है। नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी का पद बदल कर भूइंहर हो गया है। भूइंहर के न्यायिक और राजनीतिक अधिकार बने रहे, लेकिन इनके आर्थिक अधिकार में कटौती की गई है। दूसरा है, मुंडा शासन व्यवस्था में लगान मुक्त भूमि डाली कटारी किसे दी जाती थी? तो डाली कटारी पाहन को दी जाती थी। मुंडा शासन व्यवस्था में लगान मुक्त भूमि डाली कटारी कहलाती थी और यह पाहन को गांव में धार्मिक कार्य करने एवं शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करने के बदले में दी जाती थी। नेक्स्ट है, चलिए लेफ्ट राइट दोनों साइड हम देखते हैं। तो 9th नंबर पहले देख लेते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के कितने जिलों को मिलाकर किया गया था? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद मतलब क्या होगा? झारखंड ऑटोनोमस झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। इसका गठन कब हुआ था अगर पूछा जाए आपसे? तो 9 अगस्त सन 1995 को की गई थी और इसका अध्यक्ष बनाया गया था शिबू सोरेन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां नंबर, किस पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता है? तो हूल झारखंड पार्टी को क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जाना जाता है। हूल पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसके गठन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? जस्टिन रिचर्ड का। यह पार्टी संथाल परगना क्षेत्र में सक्रिय थी। नेक्स्ट है 11वां। चलिए तो 11वां देखते हैं। झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने देशेर कथा नामक पुस्तक को लिखा है? तो सखाराम गणेश देउस्कर ने देशेर कथा लिखा है और ये स्वतंत्रता सेनानी थे और ये देवघर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण पर अपनी किताब लिखी थी। ये बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। 12वां है, झारखंड के विभूति जिन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? राम नारायण सिंह। तो देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? छोटा नागपुर केसरी में और हजारीबाग का जतिन बाघा, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो छोटा नागपुर केसरी कहते हैं राम नारायण सिंह को और राम विनोद सिंह को कहते हैं छोटा नागपुर का हजारीबाग का जतिन बाघा। राम नारायण सिंह का जन्म जो है छपरा जिले में हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। 13वां नंबर है, वर्ष 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा जामुन सिंह सोय। जामुन सिंह सोय को हो भाषा के उत्थान के लिए 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने हो भाषा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा है, जनजातीय शासन व्यवस्था में पहला, उरांव की पंचायत की बैठकी में महिलाएं भाग नहीं लेती है, तो ये तो गलत है, भाग लेती है। मुंडा की पंचायत में बैठकी में महिलाएं भाग लेती थी, तो ये गलत है, दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। उरांव की पंचायत की बैठकी में महिलाएं भी भाग लेती थी, लेकिन मुंडा जनजाति में महिलाएं जो है भाग नहीं लेती थी, यानी कि ये उल्टा स्टेटमेंट दे दिया गया है। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी का सचिव कौन होता है? तो मांझी का सचिव होता है गुड़ैत या गुड़ाइत। मांझी के सचिव के रूप में गुंडैत या फिर गुड़ाइत कार्य करता है और इसके द्वारा ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर है, हो जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? तो मुंडा का सहयोगी होता है डाकुआ। हो जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं और मुंडा का सहयोगी डाकुआ कहलाता है। और जो डाकुआ के सहयोगी कौन होते हैं? जात्रा मुझे याद पूरा नाम नहीं आ रहा है, जात्रा दिवरी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ढोकलो सोहर किस समाज की सभापति या संपूर्ण समाज का राजा होता है? तो ये खड़िया समाज का। खड़िया समाज की शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर, किस जनजाति में जातीय पंचायत में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा बड़ा मुखिया करता है? तो बड़ा मुखिया करता है कोरवा जनजाति में। कोरवा जनजाति में ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहते हैं और इस जनजाति के अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा बड़ा मुखिया करता है। 14वां नंबर देखते हैं, झारखंड के देवघर में स्वर्ण संघ की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग की स्थापना किसने की थी? तो गोल्डन लीग की स्थापना की थी वरिंद्र कुमार घोष ने।
क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए हरेंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। देवघर के मित्रा उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक, एक सेकेंड, ठीक है, तो देवघर में मित्रा उच्च विद्यालय के प्राध्यापक शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। तो यूं देखा जाए तो याद करने के लिए ठीक है कि प्रधानाध्यापक कौन थे? शांति कुमार, और वो सिखाते क्या थे? क्रांतिकारी प्रशिक्षण देते थे। जस्ट अपोजिट, ऐसे याद करने के लिए सिर्फ मैं बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15वां, किसे संथालों का देवदूत कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। संथालों के उत्तरी कार्य के लिए इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट 16वां, संथाल जनजाति कितने हडों में विभाजित है? ये 4 हडों में विभाजित है। कौन कौन सी? ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। किस्कू हड, मुर्मू हड, सोरेन हड और मरूडी हड। किस्कू हड जो है राजा, मुर्मू हड पुजारी, सोरेन हड सिपाही और मरूडी हड कृषक। ये चारों जो है मिलान करने के लिए भी कई बार दिया जाता है, इसलिए याद करके रख लीजिए। किस्कू राजा, मुर्मू पुजारी, सोरेन सिपाही और मरूडी हड कृषक। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं और इन 12 गोत्रों उप गोत्र की संख्या कितनी है? 144। चलिए नेक्स्ट है 17वां, उराव स्वयं को कुडुक बोलते हैं, जिसका सामान्य अर्थ क्या है? तो कुडुक का सामान्य अर्थ होता है मनुष्य। कुडुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनुष्य। उराव स्वयं को कुडुक बोलते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। उराव कुडुक भाषा बोलते हैं और यह द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट, चलिए 8 नंबर देखते हैं। करमाली शासन व्यवस्था में 20 गांवों की पंचायत को क्या कहा जाता है? करमाली शासन व्यवस्था में 20 से 22 होता है, यहाँ पे 20 से 22 गांवों की पंचायत को बैसी कहते हैं। बाईसी, तो 22 से याद रखिए बाईसी, लेकिन है किसमें ये याद रखना जरूरी है, करमाली जनजाति में। चलिए 18वां नंबर देख लेते हैं एक बार, तो उसके बाद हम 19 से स्टार्ट करते हैं। किस जनजाति में झूम की खेती को पोड़चा कहा जाता है? एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। पोड़चा कहा जाता है खूंड जनजाति की झूम कृषि को। खूंड जनजाति झूम की खेती को पोड़चा कहते हैं। इसके प्रमुख देवता सूर्य है, जिन्हें बेला पुन कहा जाता है। नेक्स्ट है 19वां नंबर, कौन सी जनजाति 2 उप समूहों 12 हजारी और 13 हजारी में बटी हुई है? तो ये चेरो जनजाति है। चेरो जनजाति 2 उप समूह 12 हजारी और 13 हजारी यानी बंधिया में विभाजित है। यह जनजाति स्वयं को च्यवन राजवंश का वंशज मानती है और प्रजातीय दृष्टि से इसका संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से। 20वां नंबर है, किस जनजाति में गोत्र नहीं पाई जाती है? तो सौरिया जनजाति में गोत्र नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, और सौरिया जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं? मालतो कहते हैं और इनके आवास को अड्डा कहा जाता है। तो यह तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया, इनके आवास को क्या कहते हैं? अड्डा। चलिए नेक्स्ट है 21वां नंबर, कंवर जनजाति में वधु मूली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सुकदाम नाम से जाना जाता है। किस जनजाति में पुरुषों के, तो गाइस कंवर जनजाति में वधु मूली को क्या कहते हैं? सुकदाम कहते हैं। और पोटे जो है सबर और कोल जनजाति के वधु मूली को कहते हैं, जबकि बंजारा जनजाति के मूली को क्या कहते हैं? हरजी कहते हैं। हरजी नहीं, हरजी, ह, ठीक है, हरजी। तो मैं उससे लिखना थोड़ा कठिन लग रहा है। कोन टाका महली जनजाति में और कंवर जनजाति में सुकदाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22वां नंबर, किस जनजाति के पुरुषों के परंपरागत वस्त्र को केरिया, कच्छा भगवा एवं महिलाओं के वस्त्र को ठेठी और पाचन कहते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? बेदिया जनजाति। बेदिया जनजाति में पुरुषों के पहनने वाले वस्त्र है केरिया, कच्छा भगवा और महिला के है ठेठी और पाचन। जबकि चेरो जनजाति में पहनने वाले वस्त्र हैं पुरुषों की गंजी, कमीज, धोती, महिलाओं की साड़ी और झूला। उराव जनजाति में है तोलोंग, दुपट्टा, केरिया, ये पुरुषों की और महिलाओं की परेया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 23rd नंबर है, इस मेले के दौरान श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं, तो वो हो जाएगा मंडप मेला। मंडप पर्व जो है शिव जी की सबसे कठोर तपस्या में से मानी जाती है। मंडप मेला का आयोजन हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में होता है। इस मेले में लोग जिस रात आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है
और इस उत्सव में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो गाइज मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा दिया करूं। तो इस तरीके से स्विच कर लूंगी मैं, ताकि आप जो है इसका आंसर देख सको। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर था, तो मैं 12 में आपको दिखा देती हूँ इसका आंसर। तो ये देखिए मंडा पर्व के विषय में है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 था, मंडा मेला का आयोजन हजारीबाग, रामगढ़ एवं बोकारो में होता है और इस मेले में लोग जिस रात आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है और इस उत्सव में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24वां है, मुंडारी भाषा मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्व कोश किसे कहा जाता है? मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्व कोश कहा जाता है एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। और चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1915 ईस्वी में हॉफमैन की लिखी एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्व कोश कहा जाता है। वर्ष 1903 में फादर हॉफमैन ने मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी और मुंडारी टूड कोठारी के रचनाकार है मनमसीह मुंडू आदिवासी सक्कम के नामक पत्रिका का प्रकाशन जयपाल सिंह मुंडा ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25वां। इस चित्रकला में सांड की पीठ पर खड़े पशुपति का चित्रण किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोहराय चित्रकला। सोहराय चित्रकला। तो चलिए एक्सप्लेनेशन सेक्शन में, सोहराय चित्रकला में प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है और मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं। सोहराय चित्रकला को जीआई टैग मिला हुआ है और इसके साथ ही कोहबर चित्रकला को भी जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। किस भाषा साहित्य में अधिकतर राजा रानी और राजकुमार राजकुमारियों की कथाएं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा खोटा। खोटा भाषा खरोष्टी लिपि से संबंधित है और खोटा भाषा जो है खरोष्टी लिपि से संबंधित है और इस भाषा साहित्य में अधिकतर राजा रानी और राजकुमार राजकुमारियों की कथाएं मिलती है। साथ ही इस भाषा साहित्य का विकास में श्री निवास पानूरी, गजाधर महतो, फूलचंद महतो, सुकुमार आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन सा है? झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन सा है? तो यह है ग्रह का फेर और किसने लिखा है? अनंत सहाय अखौरी ने। ग्रह का फेर नामक हिंदी नाटक की रचना अनंत सहाय अखौरी ने 1913 ईस्वी में की है और इसे झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हाड़म वाक आतो यानी हड़मा का गांव, इसका तात्पर्य क्या है? हड़मा का गांव, ये संथाली भाषा का पहला उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन से हैं? तो इसके रचनाकार है आर काटेयर्स और ये रोमन लिपि में लिखी गई है। साथ ही संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? मोहिला चिचेत दाई। तो आप जो है अगले वीडियो में मुझे मतलब इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो सके। रोमन लिपि में संथाली भाषा का पहला उपन्यास है हाड़म्बा का, तो संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है मोहिला चिचेत दाई। देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह कुकुमु। कुकुमु के लेखक कौन है? बाल किशोर साहू। नेक्स्ट है 29 है ईश्वर अनागरिक है, किसकी रचना है? ईश्वर अनागरिक है, किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रभु नारायण विद्यार्थी। ईश्वर अनागरिक है के लेखक है प्रभु दयाल विद्यार्थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेखक और पुस्तक कृष्ण राजगुप्त की पुस्तक है लेमन जूस। गोपाल दास मुंजाल घने अंधकार की ओर। काशीनाथ पांडे उजाड़ का एक कवि। प्रभु नारायण विद्यार्थी। अंकुर। ईश्वर अनागरिक है। इतना कुछ परिवेश का तर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। पथे चलत लेहा नमस्कार नमक कुरमाली रचना के लेखककार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नंद किशोर सिंह। तो लेखक देखते हैं बुधु मातो। परम गीत की रचनाकार कौन है? बुधु मातो। नंद किशोर सिंह पथे चलत लेहा नमस्कार। नेक्स्ट निरंजन मातो का नेठा काला और जगराम का जगरानी नारायण। नेक्स्ट देखते हैं चलिए 31 है। 31 क्वेश्चन है होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो है जामताड़ा जिले में अवस्थित है।
होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जामताड़ा जिले में मिहिजाम नामक स्थान पर अवस्थित है। होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जामताड़ा जिले के मिहिजाम नामक स्थान पर अवस्थित है। नेक्स्ट 32वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रांची में अवस्थित है। दूसरा, राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प चयन करना है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही है। राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग में अवस्थित है। तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग के बरही में अवस्थित है और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। 33 है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का उद्घाटन किस अंग्रेज ने किया था? इसकी स्थापना लॉर्ड इरविन ने की थी। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का उद्घाटन 9 दिसंबर 1926 को लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। तो 34 है, सेनापति क्रिकेट स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? सेनापति क्रिकेट स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नया मिला है, तो इसको अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। सेनापति क्रिकेट स्टेडियम को बोकारो स्टील सिटी स्टेडियम भी कहा जाता है। इस स्टेडियम में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। 35 है, झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल किंडो। माइकल किंडो का जन्म सिमडेगा में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1971, 73, 1700 नहीं 1900 ही होगा, 1973 और 1975 में हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खिलाड़ी और खेल, लक्ष्मी पाड़िया, संजय मालमुथु, विपिन मैथ्यू और दीप सेन गुप्ता। तो कौन सा गलत मिला हुआ ये चुनना है। तो ये तो सबको पता होगा, 36 सबको पता होगा कि दीप सेन गुप्ता जो है शतरंज खिलाड़ी है। बाकी सारे नाम जो है थोड़ा सा उतना सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, संजय मालमुथु हॉकी खिलाड़ी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। संजय मालमुथु झारखंड के फुटबॉल खिलाड़ी है। बाकी सब याद करने का प्रयास किए। लक्ष्मी पाड़िया जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। विपिन मैथ्यू स्प्रिंटर यानी एथलेटिक्स से जुड़े हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर है, झारखंड की प्रसिद्ध भाविका सुप्रीति कश्यप राज्य के किस जिले की रहने वाली है? सुप्रीति कश्यप कहाँ की रहने वाली है? गुमला जिले की रहने वाली है और इनका नाम जो है हाल फिलहाल में सुनने को मिला था, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन झारखंड के लॉन बॉल की खिलाड़ी है? लॉन बॉल की खिलाड़ी कौन कौन से? सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह, लवली चौबे और दिनेश कुमार महतो। तो 38 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी जो है लॉन बॉल के खिलाड़ी है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो ये नहीं दिया है, आगे बढ़ते हैं। 39 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत लगान के बारे में साधारण उपबंध की चर्चा किस अध्याय में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्याय 9 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 9 में लगान के बारे में साधारण उपबंध की चर्चा की गई है, जिसके तहत धारा 52 से 53 के बीच किस्त, लगान भुगतान की रीतियां, लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज, वस्तु रूप में देय, लगान का रूपांतरण आदि की चर्चा मिलती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी निर्णीत ऋणी को कब गिरफ्तार किया जा सकता है? किसी निर्णीत क्या था? निर्णीत ऋणी को कब गिरफ्तार किया जा सकता है? तो पहला है, यदि वह तुरंत पूरी राशि न्यायालय में जमा न कर दे, लेनदार को भुगतान की राशि का इंतजाम न कर दे, उपायुक्त को यह समाधान न करा दे कि उसके पास भुगतान का कोई वर्तमान साधन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सीएनटी एक्ट के धारा 191 में निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार कर लिए जाने का प्रावधान है, मतलब उल्लेख है। नेक्स्ट है, सीएनटी एक्ट के कुर्की तथा विक्रय के संबंध में उपायुक्त द्वारा जारी आदेश से किन वस्तुओं को छूट प्राप्त है? तो इसका क्या हो जाएगा? पहला देखिए, निर्णीत ऋणी एवं उसकी पत्नी और बच्चों के वस्त्र, तो ये है, और बिस्तर, उसके मवेशी तथा बीज, लेखा बही, लेखा बही क्या होता है मुझे नहीं पता, कृषक के घर की सामग्री और भवन, ये सभी चीजें जो है इनमें से सभी इन्हें छूट प्राप्त है। 41 का क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। और ये कौन सा आर्टिकल में दिया? 186 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 है,
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कितने रुपए से अधिक का वादग्रस्त राशि से संबंधित निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपए। 42 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 139 के अधीन उपायुक्त द्वारा विचारित वादों में 100 रुपए तक की वादग्रस्त राशि हेतु 100 रुपए, ऑप्शन में 5,000 दिया था। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए तक की वादग्रस्त राशि हेतु उपायुक्त का आदेश अंतिम होगा। ओके, मतलब 100 रुपए तक का है तो उपायुक्त ने जो निर्णय दे दिया अंतिम है। 100 रुपए से अधिक और 5,000 रुपए से कम रकम के बाद को उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील न्यायिक आयुक्त के पास की जा सकती है। चलिए तो देखिए, अगर 100 रुपए की बात है तो उपायुक्त निर्णय अंतिम हो गया। 100 रुपए से 500 रुपए तक हो तो आयुक्त के पास उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, और 5,000 से अधिक वादग्रस्त राशि से संबंधित निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। तो इसका आर्टिकल भी याद रखिए 139 में दिया है। चलिए 43, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा किस अध्याय में की गई है? न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा है अध्याय 7 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत अध्याय 7 में धारा 54 से 63 बी तक न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा है। 44 देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अपील की सुनवाई में पहला, उपायुक्त या आयुक्त द्वारा अपील की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत की जाएगी, तो ये तो होना ही चाहिए। यदि अपील की सुनवाई की तारीख को अपील करता या उसका अभिकर्ता एजेंट हाजिर न हो तो अपील खारिज कर दी जाएगी, ये भी सही है। यदि सुनवाई की तारीख को अपील करता हाजिर हो और दूसरा पक्ष हाजिर न हो तो अपील की एक पक्षीय सुनवाई कर दी जाएगी, ये भी सही है। पिछले बार ये क्वेश्चन किया था हमने, इसलिए याद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत मूल रैयतों से वसूले गए जुर्माने की राशि का व्यय किसके आदेश पर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपायुक्त। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 45 का। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत ग्राम प्रधान मूल रैयतों तथा रैयतों पर लगाए गए तथा वसूले गए सभी जुर्माने प्रावधानों को पुरस्कार नीति में जमा कराएंगे और इसके व्यय उपायुक्त द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। 46 है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपनी निजी जोतों के वृक्षों पर रैयतों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? पहला, तो ये तो मैंने याद कराया था, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। रैयत अपनी जोत की भूमि पर वृक्ष उद्यान लगा सकता है, तो वृक्ष उद्यान लगा सकता है, तो ये तो सही है कि वो लगा सकता है। धारा कितने के तहत? 17 के तहत। नेक्स्ट, रैयत अपनी जोत में स्थित किसी वृक्ष और उसके उत्पादों का उपयोग कर सकती है, ये भी सही है। रैयत को अपनी जोत में लगे वृक्षों बिना शुल्क के लाह उपजाने या रेशम के उत्पादन का अधिकार, ये भी सही है। रैयत बिना अनुमति महुआ के वृक्षों को काट सकता है, ये गलत है। उसे अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी अगर उसे वृक्ष को काटना है तो। और किसकी अनुमति लेना है? अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से ही महुआ के वृक्षों को काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, तो मुझे जो है लंबा वीडियो बनाने की आदत नहीं है, इतना बोलने की, इसलिए मेरा गला खराब हो जाता है। एनीवे चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा आवाज मेरा लड़खड़ा आ जाता है। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए। पहला, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत जमींदार की अनुमति से रैयत अपनी जोत से भिन्न भूमियों में पोखर तथा जलाशय खोद सकता है, ठीक है। तो क्या जमींदार की अनुमति से, ये तो सही है। और कौन सा आर्टिकल में? पोखर। अगर याद है आपको, ट्रिक देखा होगा आपने तो आपको जरूर याद होगा, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को किसी पोखर या जलाशय में मछली मारने का अधिकार हो तो जमींदार या भूस्वामी उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। 48 देखते हैं। चलिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कौन सा विकल्प सही है? पहला, जमींदार या ग्राम प्रमुख को वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं है, तो ये तो सही है कि वस्तु के रूप में वो लगान नहीं पा सकता है। नेक्स्ट है, रैयत द्वारा अपने जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर द्वारा जोत का लगान चुकाया जा सकता है, तो ये मैंने याद कराया था आपको, धारा 45 में दिया हुआ कि डाक या मनी ऑर्डर के द्वारा जो है दिया जा सकता है। और ये भी मैंने याद कराया था कि वस्तु के रूप में नहीं दी जा सकती, कौन सा आर्टिकल में दिया? 43 में दिया है। नेक्स्ट, लगान चुकाने के बाद रैयत को भूस्वामी से निःशुल्क रसीद पाने का अधिकार है। तो रसीद वाली बात भी मैंने कौन सा आर्टिकल में बताया था? अगर आपको याद है, आजादी वाले ईयर में।
हाँ माँ। तो सॉरी गाइस, मेरे घर में बहुत हल्ला था। हल्ला मत करो। तो बहुत हल्ला होता है, माफी चाहूंगी मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 है, झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है। ये जो है कल के क्वेश्चन में हमने देखा है, इसलिए इसका आंसर जो है 85% याद है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कितना फायदा होता है, यानी कोई भी सेट भी बनाइएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे घटना चक्र अगर आप पढ़िएगा तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, क्योंकि वो जो जो एग्जाम्स में आया उस हिसाब से सेट किए जाते हैं। तो इसलिए जो है घटना चक्र भी पढ़ते पढ़ते बहुत सारे जीके याद हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां नंबर देखते हैं। जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद दामोदर नदी झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है। ऑप्शन के अनुसार गुमला जिले से नहीं गुजरती है दामोदर नदी का उद्गम। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 50वां 50 दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसका अपवाद क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा जिले से है। इसे देव नदी के नाम से जाना जाता है। ये देव नगरी नहीं, देव नदी होगा। चलिए नेक्स्ट है। किस पेड़ के पुष्पों के बीजों से निकलने जाने वाले तेल को कुजरी का तेल कहते हैं। तो ये शाल या सखुआ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, साल के पुष्पों को सरई फूल कहा जाता है और इन फूलों के बीजों से निकलने वाले तेल को कुजरी तेल कहा जाता है। साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है। 52। तो मैं एक्सप्लेनेशन दिखाती हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप चुपके से मत देख लीजिएगा, आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए। नेक्स्ट है, झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है। संरक्षित क्षेत्रफल कितना है, 75.35%। कौन सा क्वेश्चन है, 52। झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र का संरक्षित वन का क्षेत्रफल है 75.35%। वहीं अवर्गीकृत वन की बात की जाए तो 6.75%। गेहूं के उत्पादन में झारखंड में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है पलामू जिला। पलामू जिला जो है बहुत सारी चीजों के उत्पादन में प्रथम है। झारखंड में गेहूं उत्पादन में पलामू जिला का पहला स्थान है। इसके बाद हजारीबाग और गोड्डा जिला है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य के फसलों में इसका तीसरा स्थान है। पहला धान, दूसरा मक्का और तीसरा में गेहूं है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो ये पूर्वी सिंहभूम तो होगा, पश्चिमी सिंहभूम भी है, सरायकेला खरसावा, गिरिडीह का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 है, परियोजना जिला कौन सा असंगत है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। पहला है तोराई बैराज परियोजना गोड्डा, दूसरा है केशो जलाशय परियोजना कोडरमा, पारस जलाशय परियोजना खूंटी और नंदिनी जलाशय परियोजना लोहरदगा। तो इसका आंसर क्या, सी। सी जो है गलत है, पारस जलाशय परियोजना खूंटी में नहीं, गुमला में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुमला। बाकी सब सही है, तोराई गोड्डा में, केशो कोडरमा, नंदिनी जलाशय लोहरदगा में। 56वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, दक्षिणी रांची, लातेहार तथा संथाल परगना क्षेत्र है। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये आर्द्र पर्णपाती वन है और ये शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र का विस्तार झारखंड के पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग और संथाल परगना में। ये दोनों कथन सत्य है। मोतिहारी नदी झारखंड के किस जिले, किस नदी का अन्य नाम है, सॉरी मोतिहारी नदी। तो मोतिहारी नदी किस नदी का उपनाम है, मयूराक्षी का। मयूराक्षी या मोतिहारी नदी का उद्गम जो है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से है और इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर नामक डैम बनाया गया है, जिसके कारण इसे कनाडा डैम भी कहा जाता है और झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। झारखंड में उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पलामू और गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में। 58 का एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ मैं। तो 58 का देख लीजिए आप, कौन कौन सी मिट्टी के प्रकार और क्षेत्र। रेतीली मिट्टी पूर्वी हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में, उच्च भूमि की मिट्टी पलामू गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्रों में, धात्विक गुणों से युक्त पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिण भाग से युक्त मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी संथाल परगना के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 59 नंबर, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों में कम वन क्षेत्र वाले जिलों का क्रम। सर्वाधिक से कम की ओर जाना है।
ठीक है। तो सबसे अधिक तो होगा लातेहार में, उसके बाद चतरा। तो लातेहार के बाद चतरा, ये ऑप्शन भी हो सकता है या फिर ये ऑप्शन भी हो सकता है। दूसरा चतरा, चतरा के बाद पश्चिमी सिंहभूम, दोनों में सेम ही ऑप्शन है, तो आंसर यही होगा, दोनों ही कर सकते हैं क्योंकि सेम ऑप्शन है। लातेहार, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम। एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत झारखंड में उग्रवाद प्रत्यर्पण के लिए बनी स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये पुलिस अधीक्षक होते हैं। 60 है, झारखंड में उग्रवादी एवं प्रत्यर्पण को स्वीकार करने के लिए संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं जिला पुलिस अधीक्षक। 61 प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2018 के तहत समर्पण करने वाले श्रेणी बी के उग्रवादियों को पुनर्वास पैकेज के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो कल के ऑप्शन में हमने पढ़ा कि दो तरह के होते हैं, एक ए और एक बी। तो श्रेणी ए वाले को कितनी दी जाती है और बी वाले को कितनी दी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले को 3 लाख रुपए। तो 61 है 6 लाख रुपए, ए श्रेणी वाले को 6 लाख रुपए और बी श्रेणी वाले को 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। 62 है, मुंडा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकती है? पहला सरना, इनके ग्राम देवता का निवास स्थान है सरना। अखड़ा क्या है? समाधि स्थल। ये तो बिल्कुल गलत है, अखड़ा जो है सामाजिक स्थल नहीं है, ये कि सांस्कृतिक स्थल है। और यहाँ पे जो है पंचायत की बैठक स्थल है और सांस्कृतिक स्थल है। शासन क्या है? शासन कहते हैं समाधि स्थल को। नेक्स्ट है 63, मुंडा जनजाति में खूट का क्या तात्पर्य है? खूट का तात्पर्य जो है एक परिवार होता है। तो ये तो जो है बहुत बार हमने करा हुआ है, मुंडा जनजाति में खूट का अर्थ होता है एक परिवार, जबकि मुंडाओं को शवों को दफनाने का स्थान जो है शासन कहलाता है। नेक्स्ट है 64 नंबर, झारखंड मूल के सैनिक जो परमवीर चक्र से सम्मानित हो उन्हें राज्य सरकार द्वारा कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 लाख रुपए। तो 64 का देख लीजिए, झारखंड राज्य की ओर से प्रदान की जाने पुरस्कार राशि, अगर शौर्य चक्र प्राप्त करता परमवीर चक्र प्राप्त करता को 30 लाख, अशोक चक्र को 20 लाख, महावीर चक्र प्राप्त को 20 लाख और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल अगर मिला हो तो 12 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड किस जिले में अवस्थित है? जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड रामगढ़ जिले में। तो गाइस मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, आप एक बार खुद से पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर है, 66 तो हो चुका ना? नहीं। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र और जिला। 67 है, शिकारीपाड़ा, दुमका, रंगूनी, धनबाद। ये रंगूनी धनबाद रहती थी, मैं जानती हूँ। दुगनी, सरायकेला खरसावा, बारहे, रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। नेक्स्ट है रामगढ़ के भुरकुंडा में कांच उद्योग की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जापान के सहयोग से की गई है। कहते क्या है इसे? इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहते हैं। 69 का देखते हैं। 69 है, रांची औद्योगिक पट्टी का अन्य नाम क्या है? रांची औद्योगिक पट्टी का अन्य नाम है ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 69 का। चलिए देखते हैं। अभ्रक औद्योगिक पट्टी भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक पट्टी है। अभ्रक औद्योगिक पट्टी बोकारो, धनबाद औद्योगिक पट्टी का अन्य नाम है। रांची औद्योगिक पट्टी ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी का नाम है और जमशेदपुर निचली स्वर्ण रेखा औद्योगिक पट्टी का अन्य नाम है। नेक्स्ट है मरांग गुन के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्तमान में कितने छात्रों का चयन किया जाता है? तो 25। पहले कितना था? 10 था, 15 बढ़ा दिया गया है, तो ये हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट है 71वां, और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 4 जनवरी 2021 को। 71 है, निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला है झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत आकार और क्षमता के अनुरूप सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। दूसरा है यह सब्सिडी परियोजना की लागत का 50% होगा। और तीसरा है 15 एकड़, 25 एकड़, 40 एकड़ और 75 एकड़ के पार्क का निर्माण क्रमशः 9.25 करोड़, 14.65 करोड़ और 22.30 करोड़ एवं 40 करोड़ का तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क से 100% राशि
वापसी का प्रावधान है। 71 का आंसर देख लेती हूँ मैं। 71 का आंसर है डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है 72वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को की गई थी। इसका लाभ पाने वाली बालिकाओं के माता पिता को आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसका लाभ परिवार के प्रथम 2 पुत्रियों पर मिलता है। इस योजना के तहत कुल 50,000 रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 3 कथन सत्य है, चौथा कथन गलत है। इसमें 40,000 दिया जाएगा, ना कि 50,000। और किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा, चलिए देखते हैं। 72 का देखिए, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में लाभार्थी को कुल 40,000 रुपए तक प्रदान किए जाएंगे और ये राशि जो है अलग अलग समय पर दिया जाएगा। 8वीं कक्षा में 25, 9वीं कक्षा में 25, 10वीं में 50 यानी 5,000, 11वीं में 5,000, 12वीं में 5,000 और 18-19 वर्ष की आयु होने पर 20,000 रुपए। तो टोटल काउंट करेंगे तो 40,000 रुपए हो गए। वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत राज्य भर में कितने खेल मैदानों का विकास किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5,000। पोटो हो खेल योजना के तहत पंचायत स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा और इस योजना के तहत नौकरी में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन में कितने रुपए तक के ऋण का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए। 74 का ये देखिए, एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कैंपा का अध्यक्ष कौन होता है? कैंपा के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है अभयारण्य और संरक्षित जीव महुआ दाड़, तो ये भेड़िया अभयारण्य है। दालमा में कौन सा हाथी? पलामू में बाघ। तो तीनों सही है, आंसर क्या हो जाएगा? डी, तीनों कथन सत्य है। झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति कब आई थी? केंदू पत्ता नीति 2015 में आई थी। एक्सप्लेनेशन दिखा दे रही हूं मैं, ये देखिए। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पिछली वन रिपोर्ट की तुलना में झारखंड क्षेत्र में वनों में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने, तो पहले तो कमी नहीं, वृद्धि हुई है, इसलिए कमी वाले सारे काट दीजिए और इसका आंसर है 110 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा क्वेश्चन था? 78 था ना, 78। हाँ, तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में पिछले वन रिपोर्ट 2019 के आंकड़ों की तुलना में 110 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर यानी 0.46% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वन स्थिति रिपोर्ट से जुड़ा है, तो चलिए देख लेते हैं। 79 वर्ष 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक किस जिले में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक गढ़वा क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद पलामू में, हजारीबाग और खूंटी में। और कौन सा जिला ऐसा है जिसमें कोई भी ना तो वृद्धि हुई है ना घटा है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। 80 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन सिटू जैव विविधता संरक्षण के तहत जीवों का संरक्षण उनके मूल स्थान को ही संरक्षित करके किया जाता है, ये तो सही है। और एक सिटो जैव विविधता संरक्षण के तहत जीवों का संरक्षण उनके मूल स्थान से हटाकर, ये भी सही है। तो कथन का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। तो 80 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। तो क्या आप इन सीटू और एक्स सीटू का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? दे सकते हैं, तो झारखंड के संदर्भ में एक एक एग्जाम्पल जो है कमेंट में लिख कर बताइएगा। इन सीटू जैव विविधता संरक्षण और एक्स सीटू जैव विविधता संरक्षण। नेक्स्ट है 81 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, भारत कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत 13 में की गई थी, सही है।
इस पहल का शुरुआत जो है नवोन्मेष सूचना और संचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। तीसरा है ये भी सही है। तीसरा है इसे झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में प्रारंभ किया गया था। तो सभी कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लीजिए 82 का। ये देखिए, अच्छा ये 81 था। 82 है। झारखंड में गिद्ध की कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो गिद्ध की प्रजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और जिप्सियस जो है ये तीनों प्रजाति पाई जाती है। जिप्स अफ्रीकन नहीं पाई जाती है। और एक दवा है जिससे जो है गिद्धों की मृत्यु हो रही है, तो वो कौन सा है? याद रखना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं एक बार दिखा रही हूँ। झारखंड में गिद्ध की 3 प्रजातियां हैं, जिप्स बेंगलोसिस, जिप्स इंडिकस और आजिप्सियन, ये पाई जाती है। और पर्यावरण में होने वाले असंतुलन एवं डाइक्लोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा से गिद्ध विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड कितने जोन में आता है? तो ये 3 जोन में आता है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए कौन कौन से जिले शामिल है ये भी देख लिया जाए। जोन 2 में है 7 जिले, जोन 3 में 15 जिले और गोड्डा और साहेबगंज 2 जिले चौथे में है। 84 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई है। यह एक नियामक निकाय है। यह उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए उच्च तकनीक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। तो सारे कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा बी। झारखंड में ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम स्तर पर अध्यक्ष होंगे ग्राम सभा के मुखिया। 85 का एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए, 86 का भी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है? तो कौन सा आर्टिकल के तहत? धारा 25। आपदा प्रबंधन से जो है क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए एकदम कंठस्थ कर लीजिए अगर आपका रिवीजन अभी भी नहीं हुआ है तो। झारखंड में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रत्येक जिले में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और इसका गठन 22 सितंबर 2010 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, वर्ष 1979 में पहली बार जिनेवा में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दूसरा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, बहुत थक गई मैं, तो आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी है। एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ मैं, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। 88 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। तो गाइस सॉरी, माफ कीजिएगा, वीडियो में नहीं बना पा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो आप बोलिएगा वीडियो बनाने की जरूरत क्या है? तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बोलेंगे तो नहीं बनाऊंगी मैं। झारखंड राज्य खाद्य, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, मुझसे नहीं बर्दाश्त। चलिए तो मैं जल्दी सबका आंसर बता देती हूँ, आप एक बार देख लेना, मैं अब नहीं बना पाऊंगी। तो ये पढ़ देती हूँ मैं। प्रलेखन और लेखन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका वीडियो मैंने आज ही डाला हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार। पार्वती तिर्की को 93 है। 12वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की महिला टीम ने किस टीम को 9-0 से हराया है? तो 9-0 से हराया किसे?
पिछले बार ही हमने देखा मणिपुर को। नो, आंसर है असम। ओके सॉरी गाइस, मुझसे गलती हो गई। 93 का आंसर देख लेते हैं। चलिए, आंध्र प्रदेश में खेले गए 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी में झारखंड ने अपने पहले मैच में असम की हॉकी टीम को 9-0 से हराया। इस मैच में झारखंड की प्रमोदिनी लकड़ा ने गोल की हैट्रिक लगाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 जनवरी 2023 को अमीन कर बजट पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से बजट 2023-24 के लिए आम लोगों से सुझाव मांगा गया था। 94 का आंसर क्या है? दोनों कथन सत्य है। झारखंड राज्य के किन जिलों में तारामंडल की स्थापना की जाएगी? तारामंडल की स्थापना देवघर और दुमका में की जाएगी। रांची में है और देवघर और दुमका में किए जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है 96 है, झारखंड राज्य में राजकीय मेले का दर्जा मिला है किसे? पलामू के आदिवासी कुंभ मेला को, गोड्डा के गणतंत्र दिवस मेला को। तो दोनों को मिला हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 97 है, सरायकेला शैली के किस छऊ नृत्य के कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका वीडियो भी मैंने आज ही डाला हुआ है, तपन पटनायक को। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आप देख लीजिए जरूर से। सरायकेला के छऊ गुरु सह राजकीय छऊ कला केंद्र के निदेशक तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरायकेला छऊ महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव घोषित किया गया है और इसमें जो है पटनायक की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट 99 और आज का दूसरा आखिरी से दूसरा प्रश्न है। झारखंड राज्य में ऊर्जा की सर्वाधिक खपत क्रमशः किन क्षेत्रों में होती है? तो पहला में घरेलू, दूसरा में दिया है ये सारे ऑप्शंस। तो पहला तो घरेलू ही है, दूसरा है उद्योग क्षेत्र, तीसरा वाणिज्य क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। आंसर क्या है? बी। ये देखिए, घरेलू क्षेत्र में 59.49%, उद्योग में 27.59%, वाणिज्यिक में 9.04% और कृषि में 1.05%। 100वां है, झारखंड निवासी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल के कुछ कितने फाइनल ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाएगा 5। कब? तो 2010 में, 11 में, 18 में, 21 और 23 में। तो ये गाइस आखिरी प्रश्न था। मुझे पता है आपको वीडियो नहीं लगा होगा क्योंकि थोड़ा मेरा एनर्जी डाउन है, इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी, प्लीज माफ कर दीजिएगा। और वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए गाइस, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।